Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you in today's lecture. तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि फोरेंसिक साइंस ने किस प्रकार से कुछ अनफेमस मर्डर केसेस को सॉल्व करने में मदद की। तो इन्हीं केसेस की श्रृंखला में पहला नाम है जेसिका लाल मर्डर केस। अभी 1999 में अप्रैल का टाइम था और लगभग रात के 2 बज रहे थे। तो 30 अप्रैल 1999 की बात है, ये रात के 2 बज रहे थे और दिल्ली में मेहरौली रोड पर एक बार है जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां की जाती हैं। अब इन बड़ी बड़ी पार्टियों में जो बार टेंडर्स होते हैं, जो बार में शराब को सर्व करते हैं, वो भी बड़े हाई फाई मॉडल्स को रखा जाता है। उन्हीं में एक मॉडल थी जेसिका लाल। अभी जेसिका लाल उस पार्टी में 30 अप्रैल की रात को बार टेंडर के रूप में, बार मेड के रूप में काम कर रही थी। तभी वहां पर एक आदमी पहुंचता है जिसका नाम था मनु शर्मा। एक्चुअली उसका नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ, लेकिन उसका निक नेम था मनु शर्मा। अभी मनु शर्मा कौन है इसके बारे में बता देता हूं। मनु शर्मा एक हरियाणा के एमपी का बेटा था। अभी नेचुरली जब वो एक एमपी का बेटा है तो उसके साथ उसके बड़े बड़े जो दोस्त यार होंगे, जो उसके साथ एकॉम्प्लिस होंगे, जो उसके साथ घूम रहे होंगे लोग, वो भी किन्हीं बड़े तबकों से लिंक रखते होंगे। तो उसके साथ उसके 3-4 दोस्त और थे। ये सब लोग रात को 2 बजे के करीब, लगभग 12:30 बजे के करीब, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं बार में और जेसिका लाल को बोलते हैं कि वो उन्हें शराब सर्व करे। बट जेसिका लाल बड़े आराम से बोलती है कि सर अभी बार बंद होने का टाइम है, आप जाइए। तो इस बात से मनु शर्मा की ईगो हर्ट हो जाती है और मनु शर्मा अपने रिवॉल्वर से, .22 बोर की रिवॉल्वर होती है, और उससे एक छत की तरफ गोली फायर करता है। तो गोली छत पे लगती है। अभी इस बात से जेसिका लाल बिल्कुल घबराती नहीं है। वो फिर कहती है कि सर आप प्लीज़ जाइए, ये हरकतें मत करिए। तो इस पर मनु शर्मा का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान को छूने लगता है और वो दोबारा से अपनी गन निकालकर सीधा उसके सिर पे वार करता है और जेसिका लाल एक गोली लगते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। अभी इस घटना के बाद ये नेचुरल है कि क्योंकि वो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है, बहुत पैसे वाले व्यक्ति का बेटा है, तो उसको बचाने के लिए पूरा तबका लग जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि जब 1999 में यह मर्डर हुआ तो 1999 से लेकर 2006 तक इतने लोगों ने अपने बयान बदले, इतने लोगों ने अपने बयान बदले। जो लोग सामने देख रहे थे उन्होंने भी कहा कि हमें ध्यान नहीं है कि गोली चलाने वाला मनु शर्मा ही था। लेकिन अब मनु शर्मा को 2006 में उम्र कैद की सज़ा होती है और 2020 में वो बाहर भी आ जाता है अपनी उम्र कैद पूरी करके। कुछ अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल उसको छोड़ देती है 2020 में। आजकल वो अपने घर पर है। तो अभी ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी आप हैरानी की बात इसमें जो सुनने की है वो ये है कि जो जितने भी इसमें आप यूं कहें कि लोग जिन्होंने अपने सामने मर्डर होते देखा, या सबसे बड़ी अजीब बात कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट जिसने ये देखा कि गोली चली है या नहीं चली है, वो भी बाद में बदल जाता है। ठीक है। उसका नाम था प्रेम सागर मनोचा। तो प्रेम सागर मनोचा जो थे वो डिप्टी डायरेक्टर थे बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट के, स्टेट लेबोरेटरी के हेड थे, वो डिप्टी डायरेक्टर थे। उनको बुलाया गया कि आप बताइए, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए। ओके। अभी उन्होंने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ये दिया
कि 2 गोलियां चली हैं, इन दोनों गोलियों में से दोनों की दोनों गोलियां अलग अलग बंदूक से चलाई गई, अलग अलग फायर आर्म से इनको चलाया गया है। ये एक बहुत बड़ी इस केस के अंदर सेटबैक था। क्यों? क्योंकि जब एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि ये जानता है कि उसकी गवाही किसी को फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकती है, यदि वो ही वहां जाकर कोर्ट में जाकर हॉस्टाइल हो जाए, बदल जाए और कह दे कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि ये एक ही बंदूक से चली हुई गोली है, दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चली हैं। एक गोली वो जो छत की तरफ गई थी, एक गोली वो जिसने जेसिका लाल के सिर के चीथड़े उड़ा दिए। तो इस प्रकार से दोनों गोलियां अलग अलग बंदूक से चली हैं। ये बयान प्रेम सागर मनोचा जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थे उन्होंने दिया। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि ये एक दबाव में या किसी अन्य कारण से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी बदली है, तो प्रेम सागर मनोचा के ऊपर हाई कोर्ट ने पर्जरी का केस भी डाला। पर्जरी क्या होता है कि जब कोई एविडेंस देने वाला सब्जेक्ट एक्सपर्ट किसी दबाव में या किसी अन्य कारण से अपने ओपिनियन को बदल देता है या अपने ओपिनियन को ऐसा बना देता है जिससे कोई जिस अपने ओपिनियन को जानबूझकर टेम्परिंग करता है, तो उसके ऊपर पर्जरी का केस चलता है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस पर्जरी के केस से मुक्त कर दिया था। तो अब इसमें फोरेंसिक साइंस ने कहां भूमिका निभाई? देखिए, जब उसको गोली लगती है तो उस समय जो गोली लगने के समय जितने भी विक्टिम्स थे गोली लगने के समय जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, उन सब लोगों ने बाद में अपनी अपनी टेस्टिमनी बदल दी। किसी ने बोला कि मैं वहाँ नहीं था, किसी ने कुछ बोला, चाहे वो पैसे के दबाव में बोला, चाहे डर के दबाव में बोला, लेकिन बोला। और उस समय की स्थिति के अनुसार से, जैसा कि किताबों में वर्णन भी है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, हु किल्ड जेसिका। वो नाम इसलिए रखा गया कि पता ही नहीं चला कि इतने जो आई विटनेसेस थे वो हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल भी वहां जाके बदल गए कोर्ट में कि नहीं भाई हमने तो पता ही नहीं किसने मर्डर किया, जबकि उनकी आंखों के इस समय कम से कम 25 से 30 लोग वहां मौजूद थे जब ये मर्डर हुआ। लेकिन क्योंकि बड़ा आदमी इन्वॉल्व था तो सभी लोग डर गए और इस केस में आई विटनेस जितने भी थे वो हॉस्टाइल हो गए। तो फोरेंसिक साइंस ने इसमें मदद की। हालांकि फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट भी एक बार इस बात से मुकर गए थे कि इसमें 2 गोलियां चली हैं, 2 अलग अलग बंदूकों से हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये दोनों बंदूकें एक ही व्यक्ति ने चलाई हैं या अलग अलग व्यक्ति ने चलाई। यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिलवाने की कोशिश की गई मनु शर्मा को, सिद्धार्थ वशिष्ठ को, जो कि विनोद शर्मा का बेटा था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बैलिस्टिक रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी। ठीक है, अभी हम दूसरे केस की बात करेंगे, एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था, और उस केस का नाम है शीना बोरा मर्डर केस। दो 2012 के अंदर एक शीना बोरा नाम की 25 साल की लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। अभी हैरानी की बात यह है कि जब उसका मर्डर किया जाता है तो उस मर्डर के वक्त उसकी सगी मां, जिसका नाम था इंद्रानी मुखर्जी, उसका अपना बाप संजीव खन्ना और इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर श्यामवर राय, ये 3 लोग मौजूद थे। हालांकि बाद में इंद्रानी मुखर्जी के वर्तमान हस्बैंड पीटर मुखर्जी को भी ग्रिल कर लिया गया था, क्योंकि उसकी भी कुछ भूमिका पाई गई। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इन सब चीज़ों में फोरेंसिक साइंस ने किस प्रकार से मदद की। देखिए, ये केस हुआ 2012 में, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, क्राइम नेवर पेज। अगर आप कोई भी अपराध करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप उस अपराध के दंड से बच जाएंगे, तो ये असंभव है। कोई भी अपराध कभी भी परमानेंट, स्थायी रूप से छिपा नहीं रह सकता। कोई भी अपराध छिपा तभी रहता है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन को ढंग से ना किया जाए।
उसको ढंग से ना करने के कई कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल दबाव, या जानबूझकर किन्हीं पर्सनल कारणों से इन्वेस्टिगेशन की तरफ ध्यान न देना, या और अन्य कई कारण हो सकते हैं। अब यहां पर ऐसा कोई कारण नहीं था, क्योंकि एक कत्ल हुआ, 3 लोग इन्वॉल्व थे, सगी मां, बाप और उनका ड्राइवर। बॉडी को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया, उसको लड़की को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया, और उसकी बॉडी को उठाकर प्राइमरी क्राइम सीन से उठाकर एक जंगल है रायगढ़, वहां जाकर उसको जला दिया गया। उसको कोशिश की गई कि वो खत्म हो जाए, हालांकि उसके पार्शियल कुछ अवशेष, कुछ स्केलेटल रिमेन्स बोलते हैं जिनको हम, वो वहां मिल गए, जिसमें उसका स्कल मिल गया। स्कल मीन खोपड़ी। एक्चुअली भगवान की कैसी दया है कि खोपड़ी जो है ना सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है इस समय। अगर आप फोरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो जब वो उन्होंने जलाया भी तो उसका पूरा हिस्सा जला नहीं किसी भी कारण से, और वहां पर फोरेंसिक साइंस ने ऐसे मदद की कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को इस केस के बारे में पता कैसे चला। एक्चुअली क्या हुआ कि 2015 में एक केस हुआ, अन्य कोई केस छोटा मोटा, जिसमें श्यामवर राय जो कि इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर था, उसको पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस का अपना सच उगलवाने का तरीका है हिंदुस्तान में, और उस तरीके को बोलते हैं 3rd डिग्री। वो जब उसको 3rd डिग्री दे रहे थे तो अचानक उसके मुंह से शीना बोरा का नाम निकला। अब जब शीना बोरा की बात आई तो शीना बोरा केस बड़ी हैरानी वाला केस बनने वाला था, क्योंकि जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम शीना बोरा को कैसे जानते हो, तो उसने थोड़ी बहुत नानुकुर के बाद 3rd डिग्री से बचने के लिए ये स्वीकार कर लिया कि उसने इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना जो कि उसके एक्स हस्बैंड थे, उनके साथ मिलकर शीना बोरा का मर्डर किया था और उसकी लाश को रायगढ़ के जंगलों में डिस्पोज ऑफ किया था। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब ये न्यूज़ कब आई? उसके मर्डर के 3 साल बाद। ठीक है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से 2012 में मर्डर होता है, 3 साल छिपा रहता है, 2015 में अचानक से सामने आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी नेचर कहें, भगवान कहें या कोई भी शक्ति कहें, वही काम करती है। तो 2015 में जब ये केस सामने आया तो इंद्रानी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, उसके अलावा संजीव खन्ना, श्यामवर राय जो ड्राइवर था, इन सब को धरपकड़ कर ली गई इनकी। अभी जो इंद्रानी मुखर्जी थी उससे पूछताछ की गई कि भैया आपने क्यों मारा, तो जो कारण निकल कर सामने आए बड़े हैरान करने वाले थे कि कुछ तो फैमिली रीजंस थे, कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। अभी मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा आज के टॉपिक का विषय ये है कि फोरेंसिक साइंस ने कैसे मदद की। मैं कोई क्राइम रिपोर्टर नहीं हूं जो आपको डिटेल में बताऊंगा कि मर्डर कैसे हुआ होगा। तो अब इस केस में सबसे पहला एविडेंस था डीएनए। अब डीएनए कैसे प्राप्त हुआ? जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रायगढ़ के जंगलों में पहुंचे तो उन्हें वहां पर कुछ स्केलेटल रिमेन्स मिले। स्केलेटल रिमेन्स का मतलब होता है जैसे कंकाल बच जाता है, वैसे उस कंकाल में एक हड्डी थी फीमर। वो फीमर की हड्डी का कुछ अवशेष था, उसको ले लिया गया, उससे डीएनए मैच किया गया, इंद्रानी मुखर्जी के डीएनए से मैच हो गया। तो पहला चीज थी डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए मैच वाज पॉजिटिव, कंफर्मिंग दैट कि ये लड़की जिसकी लाश, जिसके स्केलेटल रिमेन वहां पाए गए हैं, वो कौन है? शी इज शीना बोरा। ये तो कंफर्म हो गया कि वो उसकी बेटी ही है। अभी दूसरा एविडेंस था कि जो उनको स्कल मिला, स्कल मतलब ये हिस्सा, तो एक स्कल जब मिलता है ना, तो साइंस में, फोरेंसिक साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपको स्कल मिल जाता है तो आप उससे री इमेजिन कर सकते हो, एक री फैब्रिकेट कर सकते हो कि इसका चेहरा किस तरह का होगा। कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से आप उस चेहरे के ऊपर, मान लीजिए ऐसा चेहरा है या इस तरह का चेहरा है
तो वो चेहरे के ऊपर एक अलग अलग एंगल से मास्क लगाकर आपको दिखाता है कि इसकी हंसी कैसी होगी, इसका चेहरा, इसकी दांतों की बनावट ऐसी है, तो इसका चेहरा जब ये इसके ऊपर मास्क होगा तो किस प्रकार का होगा। और हैरानी की बात देखिए, इसमें जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से फोरेंसिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस काम को किया और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा जब उन्होंने इसको स्कल को उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए दोबारा से बना कर देखा, तो बड़ी हैरानी की बात सामने आई कि शीना बोरा से लगभग मिलता जुलता चेहरा था। तो स्कल भी मैच हो गया। क्लियर। उसके बाद डिजिटल, अब ये भी देखा गया कि डिजिटल फोरेंसिक्स भी चीज होती है। डिजिटल फोरेंसिक का क्या मतलब है? सबसे पहले मेन जो कल्प्रिट है वो कौन है? इंद्रानी मुखर्जी। तो इंद्रानी मुखर्जी के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए गए। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में श्यामवर राय का नंबर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में अपने हस्बैंड संजीव खन्ना का नंबर, और सबसे बड़ी बात, जिस जगह पर उसको मारा गया वहां की कॉल लोकेशन, उसके मोबाइल में पीटर मुखर्जी का नंबर बार बार आना। इसके अलावा श्यामवर राय की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई रायगढ़ के जंगलों में। तो इस सब से मिलाकर एक चेन बनाई गई कि हाँ ऐसे 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 ये क्राइम हुआ होगा। तो डिजिटल फोरेंसिक ने भी मदद की। आपको मैं बता देता हूं, अभी एक आजकल के दिनों में एक सोनम रघुवंशी केस, जो कि इंदौर का एक कपल था, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। सोनम रघुवंशी उसको हनीमून पे ले जाकर राजा रघुवंशी का अपने 3-4 साथियों और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसका मर्डर कर देती है और उसकी लाश को एक खड्डे में फेंक देती है। अब इस केस में भी जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो शिलोंग के और मेघालय साइड के, वो लोग डिजिटल फोरेंसिक की मदद ले रहे हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स, जैसे हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। आप जहां भी जाएंगे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जाएंगे, आप उनको छोड़ नहीं सकते। फोरेंसिक साइंस का एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। जब भी दो लोगों में स्कफल होगा, जब भी दो लोगों में कुछ इंट्रैक्शन होगी, तो कुछ ना कुछ इधर या उधर रह जाएगा। वही जो रहेगा वो उस मर्डर को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक परफेक्ट क्राइम हो। परफेक्ट क्राइम तभी होता है जब इन्वेस्टिगेशन को ढंग से ना किया जाए। क्लियर। इसके बाद एक और था एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये लाश को जब उसको प्राप्त हुए स्केलेटल रिमेन्स, तो उन्होंने पता लगाया कि इसको कैसे मारा गया होगा। अब मैं बताता हूं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है। एक मक्खी होती है जो जब कहीं पर डेड बॉडी पाई जाती है शुरू में, तो सबसे पहले वही आती है, उसके ऊपर अपने एग्स देती है। ठीक है। और जब वो उसके ऊपर एग्स देती है, उसमें लार्वा वगैरह ये सब बनते हैं और वो धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो अब वो उस चेन को देखते हुए कि कितने टाइम में ये जो स्कल है रह गया होगा, इसमें लार्वा जनरेट हुए होंगे, और किस जगह पर उसके गले पर ज़्यादा निशान थे या कहाँ निशान थे, तो इस सिद्धांत पे पहुंचे, इस रिजल्ट पे पहुंचे कि इस शीना बोरा को स्ट्रेंगुलेट करके, यानी कि गला दबा के मारा गया था। ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी बहुत मदद की। और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक सरकारी गवाह बन गया था। ठीक है, जिसको सरकारी गवाह बोलते हैं। सरकारी गवाह जो सरकार की तरफ से काम करता है, और 3-4 अभियुक्त जो भी थे उनके खिलाफ एक टेस्टिमनी देता है कि हाँ मैं मानता हूं कि मैंने इन लोगों के कहने पर उसकी लाश को वहां दफनाया, मैंने उनको मारने में मदद की। उसका नाम क्या था? श्यामवर राय, जो कि उनका ड्राइवर था। ये की सरकारी गवाह बना, सबसे मुख्य है, और इस मुख्य गवाह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। धन्यवाद।